नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव कुमार एक नए विषय पर चर्चा लेकर आप सबके सामने आया हूँ और विषय क्या कह सकते हैं, बस मुद्दा कह सकते हैं क्योंकि इस वक़्त देश में सिर्फ़ मुद्दे चल रहे हैं। हमेशा जब से यह सरकार आई है या कह सकते हैं इस दशकों से सिर्फ़ मुद्दे ही रहे हैं। जनता को सिर्फ़ मुद्दे दिए जाते हैं। अभी आप सबको मालूम होगा कि इस अप्रैल से हमारे देश में जाति जनगणना होने वाली है। उस जाति जनगणना में जो 33 सवाल थे, उसको लेकर के कई राजनीतिज्ञों और समाजसेवियों ने काफ़ी सवाल किया, इसमें कुछ सवाल छूट गए हैं और जो वाजिब सवाल थे, क्योंकि ये माना जा रहा था कि ये जाति जनगणना के आधार पर ही इसकी पूरी खाका को बनाया गया और उसमें से जो महत्वपूर्ण सवाल थे, वो गायब थे। तो वो भी है और उसके बाद अब हमारे सामने 13 जनवरी को भारतीय सरकार ने, भारतीय बजट ने एक नया आदेश पारित किया, यूजीसी अधिनियम 2026 इसको लेकर के विश्वविद्यालयों में, देश भर में और ख़ास तौर पे सवर्ण समाज में एक कह सकते हैं कि दुविधा की स्थिति बनी हुई है या फिर कह सकते हैं कि उनको लग रहा है कि सरकार या सिस्टम या व्यवस्था उनके खिलाफ काम कर रही है और इसके विरोध में वो अपने स्तर पर देश भर में विरोध जारी कर रहे हैं, मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया और अखबारों से लेकर के तमाम जो भी उनके पास हैं और इसके अलावा 2 फरवरी को राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी करना चाहते हैं। बिल्कुल करना चाहिए, उनका अधिकार है। मैं सिर्फ़ इस बात पे आना चाह रहा हूँ या फिर मैं इसकी बारीकियों को समझाना चाह रहा हूँ, सभी समाज के लिए, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे एससी-एसटी का बच्चा हो, चाहे ओबीसी का बच्चा हो, चाहे देश का कोई भी नागरिक हो, जो विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है या जिसके बच्चे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, सभी को अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता करना वाजिब है और होना भी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम पढ़ते हैं? आज मैं जब अपने कॉलेज में ड्यूटी के लिए आ रहा था तो 2 बच्चे मिले, सवर्ण समाज के बच्चे हैं। तो उन्होंने एकदम से गुस्से में या कह सकते हैं कि जिज्ञासा पूछा कि सर क्या सवर्णों के लिए ऐसे ही नियम बनाए जाएँगे? क्या हमें जीने का अधिकार नहीं है या फिर क्या हमारे धर्म के ऊपर ऐसे ही सरकारें नियंत्रित करना चाहेंगी? तो मैंने सिर्फ़ उनसे इतना पूछा, आपने वो गज़ट पढ़ा? जो सरकार ने निकाला है, आपने पढ़ा? तो उनका जवाब था नहीं और मैं यही कह रहा हूँ कि इस जितने भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं या फिर जो इसके पक्ष में भी हैं, मैं उन सबसे कहूँगा कि एक बार इसको पढ़िए। बिना पढ़ने ही आप सोशल मीडिया और अपने इन्फ्लुएंसरों, अपने नेताओं के चक्कर में मत फँसिए। वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। तो मैं उसकी मूल बातें आपके सामने रखना चाहूँगा कि ये भारत सरकार का बजट है और इस बजट में 13 फरवरी को और मैं एक बात आपको बता दूँ कि ये अभी जो सवर्ण समाज है वो कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बयानबाज़ी कर रहे हैं, ट्वीट्स हो रहे हैं, के खिलाफ जा रहा है कि मोदी ऐसा कर रहे हैं। तो मैं इसको स्पष्ट कर दूँ कि ये बीजेपी या मोदी की कोई इसमें ना ही मंशा है, ना ही उन्होंने इसमें कुछ किया है। ये सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के पहल पर ये अधिनियम पारित हुआ है और जो कि होता रहता है। और इसलिए ये हुआ है कि 2012 से लेकर के इधर 10 सालों में, दशकों में विश्वविद्यालयों में लगातार जातिगत या धार्मिक भेदभाव बढ़े हैं। तो कई उदाहरण आपके सामने आए होंगे, रोहित वेमुला से लेकर के पायल तडवी तक तमाम ऐसे केस हैं और अभी वैष्णो देवी विश्वविद्यालय का भी मामला उसी में से है कि किस तरह से एक विश्वविद्यालय को रातों-रात बंद कर दिया जाता है, सिर्फ़ इसलिए कि वहाँ पे अल्पसंख्यक बच्चों की ज़्यादा जो है कि पहुँच जाती है या ज़्यादा लोगों का दाखिला हो जाता है। तो उसके खिलाफ किस तरह से पूरा सवर्ण समाज लामबंद होते हैं और फिर जब विश्वविद्यालय की व्यवस्था रद्द होती है, तो उसको फिर लेकर के वो लोग खुशी ज़ाहिर करते हैं। तो ये किस तरह का माहौल विश्वविद्यालयों में शिक्षा को लेकर के बनाया जा रहा है। उन समाज के लिए जो समस समाज में हमेशा से दबे रहे हैं या फिर कह सकते हैं उनको उस तरह का अवसर नहीं मिला है। तो फिर आखिर यह स्थिति क्यों बन रही है?
और यूजीसी को इस पर क्यों आना पड़ा? क्योंकि सरकार, सुप्रीम कोर्ट खुद मानती है और समाज में हम आए दिन देख ही रहे हैं किस तरह से विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति के बच्चों के साथ, दलित बच्चों के साथ, आदिवासी बच्चों के साथ भेदभाव होता है। उसमें कई तरह के आप लोग को भी पढ़ने को मिल रहा होगा। देश आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो गए। ओबीसी को तो आरक्षण बाद में मिला। एस एससी और एसटी को तो शुरू से ही आरक्षण रहा है, व्यवस्था रही है कि संस्थानों में कम से कम जो उनको प्रावधान दिया गया है, उतनी व्यवस्था सरकार करे। पर आज तक विश्वविद्यालय में 4% से ज़्यादा प्रोफेसर नहीं रखे गए और उसके कई कारण हैं, आप सब जानते हैं कि तमाम प्रावधान, तमाम व्यवस्था होने के बावजूद क्यों नहीं लाया गया, क्यों नहीं रखा गया? तो उसमें सबसे बड़ा व्यवस्था यही है कि आज तक जो इंटरव्यू का चेयरपर्सन होते हैं, उनमें बेचारे एससी, एसटी के लोग पहुँच ही नहीं पाते और फिर वहाँ इंटरव्यू में इस तरह की व्यवस्था बनाई जाती है कि वो लोग उन पदों को अनैच्छिक घोषित कर देते हैं, यानी कह देते हैं कि आप योग्य नहीं हैं, जाइए। तो तमाम इस तरह की जो परिस्थितियाँ बन रही है, उसी को देखते हुए सरकार और व्यवस्था को इस तरह के कठोर नियम कुछ बनाने पड़ते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि नियम देश में बहुत है। हमारे देश में कानून इतना व्यापक स्तर का विकसित है कि अगर उसको सही से व्यवस्थित रखा जाए, तो हमें इन सब नियमों की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन फिर भी समाज है, समाज व्यवस्था से चलता है, तो व्यवस्था को देखते हुए इस तरह के नियम लगाए जाते हैं। मैं इसकी कुछ बारीकियों को आपके सामने रखूँगा। इसमें जो मूल रूप से व्यवस्थित किया गया है, इसका उद्देश्य मैं पढ़ूँ कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर किसी के साथ किसी तरह का शैक्षिक भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के बारे में भी व्यवस्था किया गया है, यानी ईवीएस, जिसको अब सरकार व्यवस्थित रूप से ईवीएस मानती है और जिसमें हम आप जानते हैं कि ईवीएस के बच्चे कौन हैं, वो सवर्ण समाज के ही लोग हैं। तो उन विद्यार्थियों को भी इसमें व्यवस्था दिया गया है। तो कतई सवर्ण समाज के बच्चे ये ना सोचे कि उनके हक अधिकार के लिए यूजीसी नहीं सोच रही है, सरकार नहीं सोच रही है, व्यवस्था नहीं सोच रही है। तो उनके साथ भी अगर कोई भेदभाव करता है, उनके साथ भी कोई दुर्व्यवहार करता है, अब वो दुर्व्यवहार करने वाला हो सकता है वो एससी का भी बच्चा हो, ओबीसी का भी बच्चा हो, अल्पसंख्यकों का भी बच्चा हो, तो कोई भी व्यवहार कर सकता है, तो उनके खिलाफ भी विश्वविद्यालय एक्शन ले सकता है। तो सवर्ण बच्चों को इस विषय में सोचना चाहिए कि उन्हें उनके साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि इसमें उद्देश्य में पॉइंट नंबर ई है, अंग आप वहाँ पढ़ेंगे। इसमें लिखा गया है साफ-साफ कि भेदभाव का अर्थ है कि किसी भी धार्मिक मान्यता वाले बच्चों के साथ कोई भी धर्म का बच्चा भेदभाव नहीं कर सकता। तो इसमें सवर्ण समाज के बच्चे ये क्यों स्वीकार कर ले रहे हैं कि उनको अधिकार नहीं दिया गया है? तो उनके साथ भी धार्मिक भेदभाव हो सकता है अल्पसंख्यकों के बच्चे उनके साथ भी भेदभाव करें, उनके रूप रंग को लेकर के, उनके पहनावे को लेकर के, उनकी गेटअप को लेकर के। तो वो लोग भी अपनी शिकायत कर सकते हैं और वहाँ उनकी भी बात रखी जाएगी, सुनी जाएगी। तो आपके लिए भी बेहतर मौका बन रहा है। पहली बार ऐसी विश्वविद्यालय व्यवस्था हो रही है। मुझे नहीं लगता कि आपको इसका विरोध करना चाहिए। इसका मुझे तो लगता है कि स्वागत करना चाहिए। तो ये मोटी-मोटी बातें हैं। फिर उसके बाद इसकी कमेटी जो बनेगी, कमेटी में इसमें कहीं स्पष्ट नहीं है कि सिर्फ़ एससी के ही लोग रहेंगे, एससी के लोग ही या ओबीसी के लोग ही, अल्पसंख्यक लोग ही रहेंगे। तो ये भी सोचने वाली बात है कि वहाँ भी और ज़ाहिर-सी बात है कि विश्वविद्यालय में आज भी कुलपति से लेकर के कुलसचिव और प्रोफ़ेसर ज़्यादातर संख्याओं में सवर्ण समाज के ही लोग हैं। तो वहाँ सवर्ण समाज के बच्चों को फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मैं तो यही कहूँगा कि ये तो ज़्यादातर सवर्ण समाज के बच्चों के पक्ष में ही ये अधिनियम है, ना कि उनके विपक्ष में है। और रही बात एससी, एसटी के बच्चों को, ओबीसी के बच्चों को, अल्पसंख्यकों के बच्चों को, तो बहुत ज़्यादा इससे खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको बहुत ज़्यादा अधिकार दे दे रहा है। हाँ, एक चीज़ है कि
सबकी सुविधा के लिए ये बनाया गया है कि किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव ना किया जाए। तो सबको ना ही ज़्यादा इसको लेकर के खुश रहना है, ना ही ज़्यादा लेकर के इसको दुःख ज़ाहिर करना है। सरकार अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करिए। आप विश्वविद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ एक-दूसरे के साथ मिलकर रहिए, सभी के धर्म, व्यवहार, आचार का आदर करिए। यही आपके लिए हितकर होगा और क्यों इन सब चीज़ों में आपको उलझना है, लड़ना है। नेता, विपक्ष, पक्ष तो अपना काम करते ही रहेंगे, उनका जो काम है। आपको अपना काम करना है, अपने भविष्य पर ध्यान देना है, पढ़ाई-लिखाई करना है और इन सब चीज़ों के बारे में नहीं उलझना। और अगर ज़्यादा समझ में आपको आए तो कम से कम नियम को ढंग से पढ़ लेना ज़रूर चाहिए कि आखिर सरकार, व्यवस्था आपके लिए क्या कर रही है। और इसके अतिरिक्त मैं बता दूँ कि नियम जो सरकारें बनाती हैं, तो आप बताइए हमें कि अभी तक सरकार ने, व्यवस्था ने कितने नियम बना रखे हैं हक अधिकार के लिए। निर्भया कांड आपको याद होगा, पॉस्को एक्ट बनाया गया, कि नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाले लोगों को जमानत नहीं दी जाएगी, 3 महीने के अंदर उन्हें सज़ा होगी। तो क्या वो नियम लागू हो चुका है? क्या वह पारित हो रहा है ढंग से? काम कर रहा है वो नियम? आपको पता होना चाहिए कि हर साल 50,000 से ज़्यादा देश भर में रेप और बलात्कार की घटनाएँ हो रही हैं। तो जितने नियम बन रहे हैं, उससे ज़्यादा उसके साथ कह सकते हैं कि विसंगतियाँ भी बढ़ रही हैं। ईडी बना, सीबीआई बना, इसलिए बना ताकि जो गैर तरीके से आमदनी अर्जित करते हैं, उन पर उसका नियंत्रण बनाया जाए। तो क्या इसका सही से प्रयोग हो रहा है? आपको नहीं लगता? इसका प्रयोग आज ज़्यादा से ज़्यादा विपक्ष के लोगों के ऊपर करता है। तो इसलिए नियम के और कानून पर हमें ज़्यादा चर्चा या सोचने की ज़रूरत नहीं है, पक्ष-विपक्ष को लड़ने की ज़रूरत नहीं है, विद्यार्थियों को लड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस यही बेहतर होगा कि हम उसको सही से समझें और एक देश है हमारा, मिल के रहें, आपस में सौहार्द बनाए रखें। ये लड़ने की ज़रूरत नहीं है हमें आपस में और एक-दूसरे से भेदभाव तो कतई नहीं न करें, क्योंकि सरकारें इस तरह के नियम तो बनाती रहेंगी, व्यवस्थाएँ इस तरह का नियम तो बनाती रहेंगी और नियम बनाने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, उसको पारित करना, उसको नियंत्रित करना ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि भारत में नियम बहुत है, नैतिकता नहीं है। जब तक नैतिकता नहीं होगी, तब तक नियम का कोई मान नहीं रहेगा। एससी-एसटी के ऊपर आज भी कितने आरोप, कितने जो है कि तरह के उनके साथ विश्वविद्यालय में भेदभाव किया जाता है, हम आप सब अच्छी तरह जानते हैं। तो विश्वविद्यालयों में जाकर के आप ये ना करें, चाहे वो सवर्ण के बच्चे हों, चाहे आदिवासी बच्चे हों, चाहे अल्पसंख्यकों के बच्चे हों, चाहे किसी के बच्चे हों, किसी के साथ अगर दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो ये आपके लिए भी ठीक नहीं है, आपके भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है और देश के लिए भी ठीक नहीं है। तो यही मैं कहूँगा अंत में कि आप लोग इस बेफिज़ूल की बहस में ना पड़ें और अपनी शिक्षा पर ध्यान दें, अपने भविष्य पर ध्यान दें और एक बार इसे ज़रूर पढ़ें। नमस्कार, धन्यवाद।